साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। जल्द ही ऐसे 18 लाख मोबाइल नंबर्स को बंद किया जाएगा जो साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड में संलिप्त मिले हैं। पिछले दिनों दूरसंचार विभाग ने 28,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को डिस्कनेक्ट करने का आदेश जारी किया था। अब सरकार इन मोबाइल हैंडसेट में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर्स को भी ब्लॉक करने जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सरकार के इस एक्शन से क्या साइबर अपराध कम हो जाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ मैं सरकार की इस पूरी कवायद का विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि वाकई में ये मोबाइल्स ब्लॉक कर देना, सिम ब्लॉक कर देना, कितना इससे उम्मीद जाहिर की जाए कि हम साइबर अपराधियों पर लगाम कस पाएंगे। देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। अब सरकार ने एक और नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत साइबर अपराध में लिप्त करीब 18 लाख सिम और मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले दूरसंचार विभाग ने 28,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को डिस्कनेक्ट करने का आदेश दिया था। इन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जा रहा था। अब सरकार ने मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। 9 मई को दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 28,220 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके अलावा 2 मिलियन यानी करीब 20 लाख मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई करने के लिए कहा था, जिसका इस्तेमाल इन मोबाइल हैंडसेट में किया गया था। 2 मिलियन में से करीब 10% मोबाइल नंबर को ही दोबारा वेरीफाई किया जा सका है। टेलीकॉम कंपनियों को इन नंबर्स को 15 दिन के अंदर वेरीफाई करवाना था। एनसीआरपी के मुताबिक 2023 में साइबर फ्रॉड के जरिए 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर फ्रॉड की कुल 6,94,000 शिकायतें दर्ज की गई थी। साइबर अपराधी फ्रॉड करने के लिए अलग अलग टेलीकॉम सर्किल का सिम इस्तेमाल कर रहे थे। वे मोबाइल नंबर और हैंडसेट बार बार बदल रहे थे ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। उदाहरण के तौर पर झारखंड और पश्चिम बंगाल का सिम कार्ड दिल्ली एनसीआर में यूज किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के रडार में नहीं आने के लिए वे केवल एक आउटगोइंग कॉल करके सिम कार्ड और हैंडसेट बदल देते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक पिछले साल करीब 2 लाख ऐसे सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया था जो किसी न किसी फ्रॉड से जुड़े थे। सबसे ज्यादा हरियाणा के मेवात से 37,000 सिम ब्लॉक हुए थे। बता दें कि साइबर अपराध को ट्रैक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड के इस्तेमाल के पैटर्न पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। खासतौर पर उन सिम कार्ड का ध्यान रखना होगा जिसे होम सर्किल के बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार एक्शन ले रही है। यानी अगर कोई अपराधी साइबर अपराध के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो न सिर्फ उसका सिम ब्लॉक होगा बल्कि फोन हैंडसेट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष आपका हमारे शो पर। उम्मीद तो बंधी है और अगर हम देखें तो 5G और इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, इसके राइज के बाद से ही जितने थ्रेट्स आगे बढ़ रहे हैं उतने ही मेजर्स भी हैं। लेकिन ये जो कवायद शुरू हुई है कि अब साइबर थीव्स के सीधा मोबाइल्स पर अटैक होगा, उनके मोबाइल ब्लॉक होंगे, सिम ब्लॉक होंगे, कितना उम्मीद हम इससे जाहिर करें कि आगे साइबर अपराधों से बचने में हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे आशुतोष? देखिए, जो साइबर क्राइम जो इस तरीके से बढ़ा है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले साल में 10,319 करोड़ जो है इतने का फ्रॉड हुआ है साइबर क्राइम के द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इसमें जो है लगभग 6,94,000 कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं ऑल अक्रॉस कंट्री। तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो अथॉरिटीज और सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इन्होंने जो मिलकर के जो टाइम टू टाइम इसमें कानून बनाने के अलावा जो अलग अलग तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जरूर थोड़ा तो कभी आएगा ही। क्योंकि देखिए, जैसे ये सिम कार्ड की अगर हम बात करें तो एक हैंडसेट के अंदर अगर इतने सारे सिम कार्ड बदले जाते हैं, सैकड़ों सिम कार्ड या हजारों सिम कार्ड बदले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जो IMEI का जो मोबाइल है, जो पर्टिकुलर मोबाइल हैंडसेट है, इसका मतलब है कि वो कुछ गलत इस्तेमाल उसका किया जा रहा है। क्योंकि एक जेन्युइन यूज करने वाला व्यक्ति इतने सारे सिम कार्ड को एक ही मोबाइल में नहीं बदलेगा।
तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जिससे इसको कम किया जा सकता है और इस पे थोड़ा-सा लगाम ज़रूर लगाया जा सकता है कि इस तरीके के जो नंबर ऑफ सिम कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन में, तो उसको अगर एआई के सिस्टम से भी अगर किया जाए और इसको देखा जाए कि इसको अगर कंट्रोल किया जाए कि अगर इस तरीके के सिम कार्ड यूज़ हो रहे हैं कंटीन्यूअसली तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए या एक पर्टिकुलर मोबाइल हैंडसेट जिसमें अलग-अलग हज़ारों तरीके के जो सिम कार्ड यूज़ हो रहे हैं, उसको अगर बंद कर दिया जाए, उसको अगर प्रयोग से बाहर किया जाए, तो मुझे लगता है कि ज़रूर जो साइबर क्राइम करने वाले जो एक्यूज़्ड हैं, जो आरोपी हैं या जो लोग हैं, उनको ज़रूर कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी आएगी। अगर उनको इस तरह से बिल्कुल छोड़ दिया गया, तो बेलगाम तो बड़ा ही दिक्कत होगा और जो है वो पूरा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। तो वो कोई भी जाता है, कोई भी किसी भी नाम से जो है सिम कार्ड एक खरीद के ले आता है और ये हम लोग देख रहे हैं कि एक-एक नहीं, ये सैकड़ों-सैकड़ों सिम कार्ड्स खरीदे जा रहे हैं और इसका जो है इस्तेमाल हो रहा है गलत तरीके से और कितने सारे हमारे जो लोग इनोसेंट लोग हैं, वो इस तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। उनके अकाउंट से पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा या फिर किसी भी तरीके से उनको ब्लैकमेल करके उनसे जो पैसा लिया जा रहा है या उनके अकाउंट से पैसा साफ किया जा रहा है ओटीपी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी कदम है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ ये कदम ही जो है वो सफिशिएंट होगा, हुँ, बल्कि जो बाकी के भी जो कदम सरकार उठा रही है और जो अथॉरिटीज़ उठा रही हैं, वो ज़रूरी है और इसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। क्योंकि देखिए एब्सोल्युटली। आज के डेट में इतना ज़्यादा डिजिटलाइज़ हो चुका है सब कुछ हुँ, और हम कोई भी व्यक्ति आज की डेट में अपने मोबाइल का इस्तेमाल किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए, बिल्स भरने के लिए या फिर इवन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करने के लिए बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन जो है फ़ोन के द्वारा हो रहे हैं। तो अगर इसमें जो है अगर कंट्रोल नहीं किया गया और इस तरह से जो क्रिमिनल्स जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, अगर उन पे लगाम नहीं लगाया गया और जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, अगर वो इस पे अगर पूरी तरह से गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज़ का अगर साथ नहीं देंगे, तो क्राइम को रोकना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली। सिर्फ़ सिर्फ़ हाँ, ये सिर्फ़ कुछ कानून की मेजर्स बात हैं। नहीं है। हाँ। जी। जी, ओवरऑल जी, एक सिर्फ़ इकोसिस्टम कानून हमें बनाना पड़ेगा जो कि फ्रॉड और इस तरह के धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ बने। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, दीपिका सिंह, साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। दीपिका, हम जानते हैं कि ये ऑनलाइन फ़ाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके साथ हमारी एक लंबी चर्चा इस पे हुई है और कैसे इसमें भी जो साइबर क्राइम में भी अगर डोमिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसका ऑनलाइन फ़ाइनेंशियल फ्रॉड्स का है। यानी कि आपकी गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी करना, आपने जो कुछ कमाया वो फ्रॉड में समा जाएगा। इसका डोमिनेंस है, लगभग 77-78% फ़ाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं साइबर क्राइम्स में। ये बड़ा इशू है, लेकिन इसके बाद जो मेजर्स दिखाए गए और जो हमें बताया गया है कि बीते 1-2 सालों में अगर हम देखें, तो अभी सरकार जो कह रही है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि आप लगभग 18 लाख मोबाइल कनेक्शंस को सिंगल ऑपरेशन में डिस्कनेक्ट करिए। क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है या ये एक शुरुआत भर है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और स्केल अप करना चाहिए? जरूर दीपक जी, हमने इस पे कई सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाकर देखे कि हुँ, किस प्रकार के फ्रॉड्स होते थे। अगर उसको बैक ट्रैक थोड़ा किया जाए, जितने भी डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इम्पर्सनेशन के, पिक बुचरिंग के, सोशल मीडिया बुलिंग के, ये सब का एक बैक ट्रैक आ जाता है टूवर्ड्स द सिम कार्ड। तो फर्स्ट स्टेप तो यह मैं कहूंगी कि ये जितने भी आज तक रिपोर्टिंग हुई होगी, जो आंकड़े एडवोकेट्स ने भी बताए और जो आपने भी बताए, in the first 6 months of 2024, 15.51 lakh cases of cyber frauds have been reported. हुँ, ये या तो हो सकते हैं जहाँ पे पैसे गए होंगे या नहीं गए होंगे, या मिस कॉल्स या स्पैम कॉल्स या बैड मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जनता भी जागरूक हो रही है कि एक स्पैम नंबर है, इसको हम रिपोर्ट करेंगे। 1930 में भले ही हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, फिर भी इसको रिपोर्ट किया जाता है। तो अभी यही कि रिपोर्टिंग जब बढ़ गई है, सरकार ने ये भी देखा कि आंकड़े आ रहे हैं, एंड जब मिलियंस में नंबर जाता है, क्योंकि अगर हम हर एक फ्रॉड का भी अगर हम 1,000 रुपए की वैल्यू डालें, तो 15 लाख इंटू 1,000 एक बड़ी रकम हो जाती है, जो हमारी कंट्री की बैलेंस शीट से जा रहा है। हुँ, दूसरा, जहां पर्याप्तता की बात आती है, इन सारे स्टेप्स की शुरुआत सिम कार्ड से है,
पर अभी इसमें एक लॉन्ग वे टू गो है, क्योंकि वीपीएन द्वारा, फेक आईपी एड्रेस द्वारा, वीओआईपी कॉल्स द्वारा इंटरनेशनल ई सिम्स लेके जो फ्रॉड्स किए जाते हैं, उसका अभी तक कोई एक पर्याप्त सोल्यूशन नहीं दिया गया है। पर यहाँ पे हमने यही देखा है कि जो 1.8 मिलियन से भी ज्यादा अगर डिस्कनेक्शंस बोला गया है, तो आई एम वेरी श्योर ये नंबर्स एक फ्रॉड में मिनिमम इन्वॉल्व तो हुए होंगे। बिकॉज हमने यही देखा है कि जब भी पुलिस हार्डवर्क करके इन्वेस्टिगेशन करती है एंड एंड पर्सन तक पहुंचती है, वो सिम कार्ड या तो उन लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं या फोन ही फेंक देते हैं और एक नया फोन ले लेते हैं, एक नई आइडेंटिटी देखते हैं। जब भी कोई सोशल मीडिया एप्स पे, गूगल पे या जिधर कोई भी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, उन्हें केवल एक फोन चाहिए, एक महज 1000-1500 का फोन, और दूसरा एक सिम कार्ड। वो सिम कार्ड उनकी आइडेंटिटी पे कभी होता नहीं है, ये या तो किसी और की आइडेंटिटी चुराई जाती है, किसी मृत व्यक्ति की आइडेंटिटी चुराई जाती है, जाके हमने देखा था, उसके बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या ये चोर बाजार जैसी जगहों से खरीदा जाता है। एंड स्टेप में हमेशा यही होता था कि सिम कार्ड्स पहचाने जाते थे, पर उनके ओनर कौन थे ये पता नहीं था। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया है कई समय, तो प्रिडिक्टिव क्राइम बिहेवियर, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, पैटर्न रिकग्निशन काफी जरूरी हो गया है। तो इसमें अभी मेरा इंटरेस्ट इनफैक्ट यही है कि अभी ये जो जालसाज है, जबकि उन्होंने देखा है कि उनके कनेक्शंस कट रहे हैं, अभी क्या फ्रॉड्स कम होंगे या नई तरीके के फ्रॉड्स आएंगे, इसमें देखने का मुझे क्यूरियोसिटी है कि उनका जवाब इस पे क्या होगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि अब तक हमने ये देखा है लास्ट 4 साल से 2020 से लेके 2024 तक, अभी मैंने पोस्ट कोविड पैंडेमिक का देखा है पीरियड, about 2 lakh crore money has been lost in financial frauds alone, and this is RBI's data. इसमें मैंने देखा था कि फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, पहले 18,000 फ्रॉड्स होते थे, अभी 29,000 फ्रॉड्स हो रहे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पर उनकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इस डेटा से मुझे यही एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि जो रेगुलेटरी एक्शंस एंड रिपोर्टिंग होती है, उसका कुछ तो एक असर पड़ रहा है इन द लास्ट पेनी। अब इसका क्या असर पड़ता है, ये हम देख के एक एनालाइज जरूर करना चाहेंगे कि क्या फ्रॉड्स अभी नए तरीके के होना शुरू हो जाएंगे अगर ये सिम कार्ड्स पे एक एक मास एक्शन एब्सोल्युटली, लिया जाए। एब्सोल्युटली। और ये प्रवृत्ति रही है कि तू डाल डाल में पात पात। आप एक मेजर शुरुआत करिए, सामने से जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो कुछ नए जो है खुराफाती चीज़ों के साथ आ जाते हैं। बहरहाल 28,000 मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया गया है जो कि साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, और जैसे हम बता रहे हैं 18 से 20 लाख मोबाइल कनेक्शंस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, या कम से कम री-वेरीफाई करने की कोशिश की गई है। ये बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, और अच्छी बात यह है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन एक मुकम्मल नीति, रणनीति, स्ट्रैटेजी वो क्या होगी, और आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आज आपने, जैसा दीपिका कह रही हैं, आज आपने जो कदम उठाए हैं, आपको प्रेडिक्ट ये भी करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल नए इम्प्रोवाइजेशंस हो सकते हैं जो ये जो डिजिटल फ्रॉडस्टर्स हैं वो लेकर आ सकते हैं। आशुतोष, हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा लैक हो जाता है। कुछ डेटा हमारे पास हैं जो बताते हैं कि टिपिकली री-वेरिफिकेशन प्रोसेस जब होता है, मतलब आज आपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सिम दे दिया, उसके बाद अगर आप री-वेरीफाई करेंगे तो सिर्फ 10% ऑफ द कनेक्शंस गेट वेरीफाइड। अब आप सोचिए कि 90%, यानी कि एक बार कनेक्शन लेने के बाद उनका क्या उपयोग हो रहा है, अच्छा या बुरा, इसके ऊपर कोई खास चेक नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। और पहले से ये हम भी कहते आए हैं कि आपको साइबर फ्रॉड पे लगाम लगानी है, आप टेलीकॉम कंपनीज को जिम्मेदार बता दीजिए, आप उनकी जिम्मेदारी तय कर दीजिए। भाई फ़ोन कहाँ से आ रहा है ये टेलीकॉम ऑपरेटर को पता है, किसको किया ये पता है, एसएमएस कहाँ गया, किससे गया, सब पता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट डॉट था वो मिसिंग था टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। नाउ वी आर सीइंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन पिक्चर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस तरह से एक सूत्र में बांधना। जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए अगर पहले के टाइम में जो एक सिंपल कोई लैंडलाइन लेता था जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन होता था एड्रेस का, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन
जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहां से लोग आकर के वेरीफाई करके सारी चीजें जो है लगाई जाती थी। आज भी ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये हो रहा है। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये वेरिफिकेशन नहीं होने के वजह से ये बहुत सारे कनेक्शंस जो है लोग ले रहे हैं, और बहुत सारा जो है केवाईसी जो है मिसयूज किया जा रहा है कुछ लोगों का। किसी ने किसी को जेरोक्स किया तो वो डॉक्यूमेंट यूज हो गया सिम कार्ड लेने के लिए, या कोई एड्रेस प्रूफ किसी और का यूज हो गया, या उसको कुछ और बना करके प्रोड्यूस कर दिया गया और जो है ले लिया गया कनेक्शन। तो ऐसे कनेक्शंस वो एक्चुअल में करेक्ट कनेक्शंस नहीं है, वो फेक कनेक्शंस बहुत सारे इस तरह से लोग ले रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे के टाइम में। और अगर इस कनेक्शंस का अगर गलत इस्तेमाल किया गया, जो कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम्स बढ़ा है साइबर रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कोई भी कनेक्शन लेता है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है वेरिफिकेशन हो, कि ये एब्सोल्युटली। हाँ कि ये किसके नाम से है, जो आईडी प्रूफ दिया गया है, जो एड्रेस प्रूफ दिया गया है, क्या वो आइडेंटिटी सच में एग्जिस्ट हो रहा है, क्या वो एड्रेस सही में है। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने करा है कि अगर किसी का जैसे सिम कार्ड खराब हो गया, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अगर उनको दूसरा सिम चाहिए तो वो खुद उसको बुलाते हैं कि वो उनको आना पड़ेगा, यहाँ पे उनका फोटो लिया जाएगा और उसके बाद ही जो है उनको दिया जाएगा सिग्नेचर्स वगैरह, जो भी एक फॉर्मेलिटीज करने के बाद। तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली। कि अगर इसको ये शुरुआत से वेरिफिकेशन ही चेक, अगर हाँ इसको बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत से ही अगर हो जाए। इसीलिए दीपिका शायद गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्रोएक्टिव रहें टेलीकॉम कंपनीज। मतलब कम से कम आप जो पैटर्न ऑफ सिम और फोन का है उसको कम से कम डिटेक्ट करें, कम से कम उन केसेस में जो कि होम सर्किल से बाहर लिए गए हैं या एक बार खरीदने के बाद होम सर्किल से बाहर चले गए हैं। ये अगर पैटर्न आपने डिटेक्ट करके दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का काम भी आसान, एजेंसीज का काम भी आसान, और टेलीकॉम कंपनीज बहुत अच्छे से कह सकती हैं कि देखिए हम साइबर फ्रॉड रोकने में हमारी जितनी भूमिका हो सकती है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। बट आई डोंट नो व्हाई। आपको समझ में आता है कि टेलीकॉम कंपनीज क्यों इतना आगे आती नहीं है इस छोटे से काम के लिए? बिकॉज अब तक दीपक जी उनका जो मेन एरिया ऑफ बिजनेस था, ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है। सिक्योरिटी मेजर्स आर ऑलवेज एंड मे बी विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड ओपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एक्विजिशन। कि आपने जितने केवाईसी मेजर्स या डाले वो आपका बिजनेस की गिनती कम करती है। पर अभी जितने हमने टेलीकॉम ऑपरेटर्स और यूजर्स देखे हैं, बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डेटा रेट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, इसके लिए उनको मासेस का वॉल्यूम अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग रखने के लिए या एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए वो उन्हें चाहिए। इसमें अगर वो ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस करेंगे तो ऑफ कोर्स उपभोक्ता भी जो है वो कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, उनका सिम कार्ड नहीं लेगा। और दूसरा, अब तक इंटरमीडियरी लायबिलिटीज बहुत ही एक नॉर्मल शब्द था जो कि सिर्फ हमारी रूल बुक में लिखा हुआ था, इन प्रैक्टिस नहीं था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जब हमने देखा, गूगल फाइन हुआ या फेसबुक से जवाब माना गया, वीपीएन कंपनी से जब जवाब माना गया वो इंडिया से आउट होके चले गए। अभी भी रिसेंटली व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट को बोला है कि हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेसी रेगुलेशंस है, और अगर नहीं होता है हम भी इंडिया में सर्विस नहीं देंगे। तो अब तक इनकी ये जो अकड़ है ये आती रही है इन्वेस्टिगेशंस के आड़े। आप समझिए, एक सिम कार्ड से किसी को साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई अपने आप को हार्म कर रहा है, या उनका एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, और यह कंपनीज अपने ही एक अकड़ में रह रही है, नो इफेक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दीज एक्शंस माइट हैव। बट अभी हमने यही देखा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शेप ले रहे हैं, एडवोकेट सर ये बेहतर जानते होंगे मुझसे कि अभी जितने भी जजमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं, ये कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं इंटरमीडियरीज के द्वारा। अगर उन्होंने इंटरमीडियरी कोऑपरेट नहीं किया तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह भी यहाँ पे लिया जाता है एंड पुल अप किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अब तक पूर्ण रूप से आया नहीं है बट शेप ले रहा है। हमने डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये जितने भी हमने ट्राई से या जितने जो बिल्स पास हुए हैं वो देखे थे, पर अभी तक उनका भी पूर्ण तरीके से फॉर्मूला आया नहीं है। एक तरीके से जब वो एक कंप्लीट शेप ले लेगा तब शायद इसकी सीरियसनेस थोड़ी और बढ़ेगी। एंड जब जस्ट लाइक जीडीपीआर को इसके लिए कंपनीज फेयर करते हैं क्योंकि जीडीपीआर
नो मैटर साइज देखता है, कौन सा बैकग्राउंड है कंपनी का, सीधा फाइन लेवी करता है एंड देन दे रिवोक द लाइसेंस। तो यहाँ पे अगर ऐसे कड़े मेजर्स लाए जाए, एब्सोल्युटली। that security measure should not be considered the opponent of business acquisition, but more कि आपको कंप्लायंस रखना चाहिए अपना बिजनेस चलाने जी। के लिए। एक टाइम वो एक माइंडसेट और एक मानसिकता आ गई, तब यू विल सी थिंग्स फॉलोइंग इन लाइन। एब्सोल्युटली, कोशिश करते हैं, होनी चाहिए कोशिश ये गवर्नमेंट की तरफ से कि जितना ज़्यादा इसमें कड़े प्रावधान रखे जाएं उतना बेहतर। बहरहाल अब टेलीकॉम कंपनीज़ को 15 दिनों में रीवेरिफिकेशन प्रोसेस को अंजाम देना है। देखते हैं आगे क्या क्या इसमें निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीपिका सिंह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आशुतोष श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच आपका भी वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। और आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, जो कि इंटरनेशनल हेडलाइंस है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उस क्रैश में उनके समेत ईरान के विदेश मंत्री भी मारे गए। यह हेलीकॉप्टर ईरान और अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हुआ और इसका मलबा बरामद कर लिया गया। क्रैश में हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान में शोक का माहौल है। ये मौत, जिसे अब तक एक हादसा माना जा रहा था, ये क्या वाकई में सिर्फ हादसा है या उसकी साजिश थी, ये एक बड़ा सवाल है। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, इसका पूरा विश्लेषण हम खास मेहमान के साथ करेंगे। एक क्रैश और मारे गए ईरान के राष्ट्रपति। इजराइल से तनाव और अमेरिका से बढ़ते विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, जंग के हालात नजर आ रहे थे, ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या फिर साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 63 साल के रईसी अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे और तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम 7:30 बजे लापता हो जाता है। रात भर तलाश की जाती है। घने कोहरे और भीषण ठंड की वजह से सर्च ऑपरेशन में बेहद मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार क्रैश की साइट ढूंढ ली जाती है और क्रैश की खबर पर मोहर लग जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिसकी मौत हुई उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शामिल थे। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी इसमें सवार थे। पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर तबरीज के शाही इमाम भी शामिल थे। इस क्रैश में सभी की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला था। हेलीकॉप्टर का मलबा देखकर ही ये अंदाजा लगाया गया था कि इस क्रैश में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह हादसा अजरबैजान के दौरे के दौरान हुआ और क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर पर ही थी। साजिश के सवाल बने हुए हैं, तो वहीं ईरान अब इस मामले की पूरी जांच की बात कर रहा है और अगर इसमें जरा सी भी साजिश का सबूत मिला तो ये एक बड़े युद्ध का आगाज कर सकता है। हालांकि इस हादसे पर इजराइल पूरी बारीकी से नजर रखे हुए है और इस घटना पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है। अभी तक उसका कोई औपचारिक बयान भी सामने नहीं आया है। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि ईरान ने इजराइल पर 350 ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसका जवाब इजराइल ने भी दिया था। रईसी का इस हमले के फैसले में बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वो खुलेआम इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी देते रहते थे। ऐसे में अचानक ये क्रैश और मौत बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन सचदेव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मिक्स्ड रिस्पांस और मिक्स्ड एनालिसिस रादर मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया में है। कुछ लोग इसे एक ऑब्वियसली एक हादसा बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानने से इनकार कर रहे हैं, कम से कम जल्दबाजी बता रहे हैं। आपका इस वक्त का एनालिसिस क्या कहता है सर? ये हादसा था वाकई या कुछ साजिश की बू भी है? देखिए, कह नहीं सकते, दोनों चीजें हो सकती है, पर हम एक चीज जरूर कह सकते हैं, चाहे ये एक्सीडेंट हुआ हो या हादसा हुआ हो, ये शक अब हमेशा रहेगा कि ये हादसा इजराइल ने करवाया। ये शक रहेगा, चाहे इवन इफ ईरान अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कह दे कि ये वेदर का था या हेलीकॉप्टर की टेक्निकल फॉल्ट थी,
बट एक तबका ईरान के अंदर और एक तबका खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में ये मानेगा, ये समझेगा कि ये इजराइल ने कराया है। केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया भर में भी काफी लोग हैं, काफी देशों में जो ये अज्यूम करते हैं कि इजराइल के पास कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है और इजराइल के पास रीजन है ऐसा करने का। तो ये शक रहेगा, इस शक को हम और आप, मतलब हम और आप क्या, इस शक को मिटाया नहीं जा सकेगा। तो ये नैरेटिव डेफिनेटली रहेगा। अब असल में क्या हुआ है, वी जस्ट डोंट नो। यस, वेदर खराब है, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, पुराना हेलीकॉप्टर था, अमेरिका की सैंक्शंस है ईरान पे, तो उसके स्पेयर पार्ट्स कौन से थे, लो क्वालिटी के थे, डुप्लीकेट थे, उनकी मेंटेनेंस या पायलट एरर या सब। तो या तीन हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से एक क्रैश हुआ, बाकी दो सेफली पहुंच गए। तो ये सारी चीजों का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ईरान अपनी तरफ से करेगा ऑफिशियली, लेट्स से, परंतु ये शक जरूर रहेगा कि इस हादसे को इजराइल ने अंजाम दिया है। बट सर, आप इससे लोकल जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है उसमें आप किस तरह के आप बदलाव देख पा रहे हैं? ईरान में भी दो फिरके हैं वहाँ पर, ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा कट्टर सपोर्टर्स थे, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रही थी। तो स्वाभाविक रूप से वो इसे इंसाफ कह रहे हैं और व्हाटएवर अपने अपने इनके एनालिसिस हैं। लेकिन एक तो ईरान के भीतर का आप पॉलिटिकल डायनामिक्स अब क्या देख रहे हैं, और फिर पूरा रीजनल डायनामिक्स अगर कहीं प्रभावित हो पा रहा हो? ग्रेट, दो चीजें हैं। देखिए, इसके चलते ईरान को चैलेंज, अपना इंटरनल चैलेंज हो गया है, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी कहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी को संभालने का चैलेंज हो गया ईरान के पास। दो कारण है, एक तो इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि 50 दिन के अंदर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए अब, और वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। अब कौन प्रेसिडेंट नॉमिनेट होगा हार्डलाइनर्स का, राइट, एक थोड़ी पावर स्ट्रगल वहां हो जाएगी। वो नॉमिनेट भी हो गया तो ईरान की जो हार्डलाइनर्स हैं, मुल्लाज हैं, ये जो सारे पूरी पार्टी है इनकी, ये तो सारी बिजी हो जाएगी इलेक्शन में। तो अगले 2 महीने तक के लिए ईरान की जो भी एलीट है, जो भी पावर प्लेयर्स हैं, वो सब अपने देश के अंदरूनी मामलों में व्यस्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे, एंगेज होना पड़ेगा उन्हें। इसका एक रास्ता जो मुझे दिखता है स्पेकुलेटिव है टोटली। ये हो सकता है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो ये कहे कि हमारे देश के आसपास बड़े सारे खतरे हैं, तो इसलिए अभी हम फिलहाल ऐसा करते हैं, मार्शल लॉ या इस तरह का कर देते हैं, नई इलेक्शन हम 6 महीने बाद करेंगे या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वो ये कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जितनी गर्मा गर्मी चल रही है इस रीजन में, और ईरान के अंदर इनके सारे पावर एलीट, और आपस में भी इनका कंपटीशन हो जाएगा ना कि कौन प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा, दैट्स वन। उसके अलावा एक और पावर स्ट्रगल आ रही है। रियासी एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम लीडर की राह पे है, तो इट वाज अज्यूम कि मोस्ट प्रोबब्ली ये ही सुप्रीम लीडर बनेगा शायद। अब वो हट गया है, तो कौन और 2-3 है रेस में जो कि सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर अराउंड 85 ईयर्स की उम्र का है। तो वो एक अलग पावर स्ट्रगल नहीं तो जो भी कहिए एक नई रेस ही शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि अभी तक तो मामला सुलटा हुआ था, सब ऑर्गेनाइज एक तरह से चल रहा था। अब सडनली रईसी को निकाल दिया गया है, और फॉरेन मिनिस्टर भी, जो कि ऑल्सो वाज अ पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से। तो जब ये दो शख्स पर्सनालिटीज निकल गई, तो इनका जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है रेजीम का, उसको चैलेंजेस क्वेश्चन आएंगे। और जैसे आप भी कह रहे हैं, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनको। ईरान के अंदर अभी हिजाब की प्रोटेस्ट चल रही थी, आपको याद है। ईरान के अंदर बलूचिस्तान जो ईस्ट का रीजन है, वहां आतंकी हैं जिनको ईरान कहता है आतंकी हैं, ईरान के वेस्ट में है। इनमें से कुछ ऑफ कोर्स डेफिनेटली अमेरिका प्रमोट कर रहा है या इजराइल कर रहा है, जो तो इजराइल के, ईरान के अंदर भी मामला इस समय इज वेरी फ्रजाइल। तो इनकी सारी एनर्जी एक तो हो जाएगी अपने इंटरनल मामलों को सुलटाने में, और दूसरी एनर्जी इनकी लगेगी जो इंटरनल हिसाब से अपना एटॉमिक प्रोग्राम को और तेजी देने की। क्योंकि ईरान का यह मानना है, सोचना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो इजराइल जरूरत नहीं करेगा हम पे पूरा फुल फ्लेज अटैक करने की, अमेरिका जरूरत नहीं करेगा। तो अपने, और ऑब्वियसली इजराइल का माना जाता है, और करा भी है इजराइल ने, इनके कुछ टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करा ईरान के अंदर। तो ईरान एक तो ये चीज करेगा मेरे विचार से, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेगा, एनरिचमेंट को तेजी से जितना वो कर सके। एंड सेकेंडली, yeah, sure. Yeah. So now the most important question.
अब ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से भी ये हादसा या साजिश जो भी है ये ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल के साथ टेंशन्स लगातार ईरान की बढ़ रही थी और पूरी दुनिया ने देखा कि हम कभी कभी युद्ध के मुहाने तक चले जाते थे और फिर थोड़ा सा टेंशन डी एस्केलेशन की जैसी होती थी, लेकिन टेंशन बरकरार थी। अब क्या होगा सर? ये इजराइल, हालांकि इजराइल का जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन था वो यही था कि इट वाजंट अस, और बिल्कुल तुरंत का जैसी स्पेकुलेशन शुरू हुए इजराइल की तरफ से आया भैया हम नहीं थे इसके पीछे। बट जैसा आपने कहा कि मानने को शायद दुनिया तैयार हो, लेकिन क्या ये रईसी के जाने के बाद इलाके में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, इजराइल के साथ टेंशन्स बढ़ेगी, युद्ध की तरफ जाएगी स्थिति, क्या होगा सर? टेंशन्स डेफिनेटली बढ़ेंगी, युद्ध की तरफ जाए ना जाए बात अलग है, बट टेंशन्स डेफिनेटली ऑलरेडी बढ़ गई हैं, बढ़ेंगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इसमें युद्ध की तरफ जाने का एक माहौल हो सकता है कि अगर इरानियन लीडरशिप को लगे कि इसमें इजराइल का हाथ था, तो ईरान खुद डायरेक्टली बात है ना, इतना डिस्टेंस है इजराइल से और ईरान का, बाय एयर ही कर सकते हैं, और ईरान की एयरफोर्स तो बड़ी पुरानी है तो उसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, बट मिसाइल शायद पहुंच जाए, बट इजराइल बहुत ज्यादा भारी है उसमें। तो ईरान एट मोस्ट शायद अगर हो, हिजबुल्लाह को एनर्जाइज अगर हो जाए, 40-50 हजार जो उसके हैं वो फुल फ्लेश्ड वॉर इजराइल पे करें, तब एक आप कह सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि एक वॉर का माहौल बनेगा। परंतु उसके अलावा एक ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बनता अभी चांस कम है। परंतु यस, इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखना होगा कि वाकई में आगे ये किस तरह से ये पूरा इंसिडेंस जो है वो शेप अप होता है। बट तब तक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शांति और समझदारी ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त ऐसे मामलों में, कि समझदारी ज़रूर दिखाई जाए। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आपका एनालिसिस भी बीच बीच में लेते रहेंगे सर। फिलहाल थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। रॉबिन सचदेव सर आपका।